आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज मैं बात करूंगा कानून शहादत आर्डिनेंस के दो आर्टिकल्स के बारे में। एक है आर्टिकल 78 और फिर दूसरा है आर्टिकल 84। इन दोनों के बारे में मैं डिटेल से बात करूँगा। तो टॉपिक पर आगे बात करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं तो वो काइंडली मेरे चैनल हाउस ऑफ जस्टिस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सकें। कानून शहादत आर्डिनेंस 1984 का आर्टिकल 78 अगर देखें, मैं आर्टिकल तो यहाँ नहीं पढ़ूँगा लेकिन सिंपली उसको बयान करूँगा कि आर्टिकल 78 ये कहता है कि अगर कोई भी आदमी अदालत में ये कह देता है कि ये तहरीर, दस्तखत या कोई मोहर वगैरह है तो किसी फ़लाँ शख्स की है। अब सिंपली ये कह देना ये काफ़ी नहीं होगा, बल्कि जो आदमी ये कह रहा है, जो आदमी ये क्लेम कर रहा है, उसी को ये बात साबित भी करनी पड़ेगी कि ये दस्तखत उस शख्स के हैं जिसके वो कह रहा है। जो आदमी भी ऐसी बात करेगा अदालत में तो वही इसको साबित करेगा कि ये वाकई ही उसी आदमी के लिए जिसके लिए वो कह रहा है, उसी की तहरीर है, उसी की स्टैंप है या उसी के दस्तखत हैं। हाँ, अगर इसमें इस तरह हो जाता है कि जो आदमी ये कह रहा है कि ये तहरीर फ़लाँ आदमी की है जिसके लिए वो कह रहा है, अगर वो ख़ुद अदालत में मान ले कि ये वाकई मेरी तहरीर है या मेरे दस्तखत हैं या मेरी स्टैंप है, तो उस सूरत में जो कहने वाला है उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ उसे ये साबित करना पड़ेगा। अगर दूसरी पार्टी इसको खुद ही एडमिट कर लेती है तो फिर कहने वाले को उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर वो इसको एडमिट नहीं करती है, डिनाई कर देती है, तो फिर जो भी आदमी ऐसा कहता है उसको ये अदालत में बात साबित करनी पड़ेगी। अब दूसरा जो आर्टिकल 84 है वो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। जो आर्टिकल 84 है वो हमें मुकम्मल प्रोसीजर बताता है कि किस तरीके से हमने ये बात साबित करनी है कि ये तहरीर, ये स्टैंप या ये दस्तखत किस आदमी के हैं। उसके लिए एक सिंपल सा प्रोसीजर यहाँ दिया गया है। और वो प्रोसीजर क्या है, आजकल तो वैसे जो फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री है वहाँ से जदीद तरीके से ये सारी चीज़ें बड़ी इजीली पता चल जाती हैं, लेकिन चूंकि आर्टिकल 84 मौजूद है और हर एक केस को फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में भेजना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ सिंपल केसेस भी होते हैं जो कि अदालत ख़ुद उनको कंपेयर करके, सिंपली कंपेयर करके तो वो ख़ुद भी डिटरमिन कर सकती है कि आया जो क्लेम किया जा रहा है वो दुरुस्त है या गलत है। तो उसके लिए ये फिर आर्टिकल 84 मौजूद है। मिसाल के तौर पर एक आदमी अदालत में क्लेम करता है कि ये राइटिंग या ये जो दस्तखत हैं ये फ़लाँ आदमी के हैं जिसके लिए वो क्लेम कर रहा है, तो वो आदमी उसको डिनाई कर देता है कि ये मेरे दस्तखत नहीं है या ये मेरी तहरीर नहीं है, जबकि वो अदालत में कोई दूसरा डॉक्यूमेंट ख़ुद ही पेश कर देता है और कहता है कि मेरे दस्तखत तो ये हैं या मेरी तहरीर तो ये है या मेरी स्टैंप जो भी है वो ये है। अब अदालत के पास दो डॉक्यूमेंट आ गई, एक एडमिटेड डॉक्यूमेंट है और एक जो एलेज किया जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट फ़लाँ आदमी का है। तो अदालत क्या कर सकती है, सिंपली उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपस में कंपेयर करेगी। यहाँ पर हम ये मिसाल ले लेते हैं कि दो स्टाम्प पेपर हैं। एक स्टाम्प पेपर है जो प्लेंटिफ साइड से दिया गया है और प्लेंटिफ ने कहा है कि ये इस पर जो राइटिंग है या इस पर जो दस्तखत हैं तो ये डिफेंडेंट नंबर 1 के हैं। अब डिफेंडेंट नंबर 1 ने भी एक स्टाम्प पेपर अदालत में दे दिया और उस पर भी तहरीर लिखी हुई है उसके हाथों की और उस पर दस्तखत मौजूद हैं, और वो कहता है कि ये जो प्लेंटिफ ने स्टाम्प पेपर दिया है और एलेज कर रहा है कि ये मेरी इस पर राइटिंग है और मेरे इस पर साइन है, तो ये झूठ बोल रहा है, ये मेरे नहीं हैं, जबकि मेरे जो दस्तखत हैं और मेरी जो राइटिंग है वो ये इस स्टाम्प पेपर पर है जो मैं पेश कर रहा हूँ। अब अदालत के पास दो डॉक्यूमेंट्स आ गए, एक प्लेंटिफ की तरफ से दिया गया स्टाम्प पेपर और दूसरा
डिफेंडेंट की तरफ से दिया गया स्टाम्प पेपर मौजूद है। अब अदालत क्या करेगी, उन दोनों को कंपेयर करेगी। अब ये प्लेंटिफ या डिफेंडेंट का काम नहीं है कि वो कंपेयर करके बता दें कि ये असल है या नकल है या जाली है, जो भी है, ये अदालत का काम है। अदालत खुद इसको कंपेयर करेगी और अदालत डिटरमिन करेगी कि आया ये दोनों एक जैसे ही हैं या इनमें कोई डिफरेंस है। इसके अलावा अदालत के पास और भी ऑप्शन ये होता है कि लेट्स सपोज कि कई बार ऐसा होता है कि दो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, सिर्फ जो प्लेंटिफ ने पेश किया है या डिफेंडेंट ने पेश किया है और दूसरी पार्टी के लिए कहा है कि ये फ़लाँ शख्स की तहरीर है या फ़लाँ शख्स के इस पर दस्तखत मौजूद हैं, दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर देती है। अब अदालत के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे ये साबित हो या जिसको इसके साथ कंपेयर किया जा सके, तो उस सूरत में अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो उस दूसरे आदमी को जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये उसकी राइटिंग है या उसके दस्तखत हैं, तो वो उस आदमी को कह सकती है कोई वर्ड को लिखने के लिए, किसी मखसूस सेंटेंस को लिखने के लिए, कोई मखसूस फिगर लिखने के लिए, उस आदमी को अदालत कह सकती है कि आप यहाँ पर वो लिख के मुझे दिखाएं। अदालत जब कहेगी कि ये लिख कर दिखाएं, तो वो जब लिख कर देगा तो फिर अदालत उसको और जो डॉक्यूमेंट दूसरी पार्टी ने पेश किया गया है उसको आपस में कंपेयर करेगी और फिर ये डिटरमिन करेगी कि आया ये दुरुस्त है या गलत है। क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि जो दस्तखत होते हैं वो कई लोगों के मुख्तलिफ होते हैं। एक ही आदमी जो दस्तखत करता है तो हो सकता है वो अगर 2-3 बार दस्तखत करेगा तो हर बार डिफरेंट कर देता है। अब अगर दस्तखत की बात है तो जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है जहाँ से किसी भी आदमी के जो दस्तखत हैं वो पता चल सकते हैं कि ये दुरुस्त हैं या गलत हैं, तो वो है शनाख्ती कार्ड। शनाख्ती कार्ड चूँकि बायोमेट्रिक होता है, वो कोई भी आदमी खुद जाके उसको बनवाता है और वहाँ पर ही नादरा के ऑफिस में ही वो दस्तखत करके भी देता है। तो जो शनाख्ती कार्ड पर दस्तखत होते हैं कोई भी आदमी उसको डिनाई नहीं कर सकता कि अगर तो सिर्फ दस्तखत की हद तक कोई इशू चल रहा है तो उसमें फिर कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी आदमी के जो दस्तखत हैं, अगर एक पार्टी ने अलैज किया है कि ये इस फ़लाँ आदमी के दस्तखत हैं, तो कोर्ट उन दस्तखत को जो उस आदमी के लिए जिसको कहा गया कि उसके ये दस्तखत हैं, तो उसके शनाख्ती कार्ड से मैच कर सकती है, कंपेयर कर सकती है। अगर वो आदमी ज़िंदा है तो फिर वहाँ से कंपेयर किया जा सकेगा और उसको उसके दस्तखत से शनाख्ती कार्ड पर जो मौजूद हैं वहाँ से पता चल सकता है कि आया ये दुरुस्त है या गलत हैं, ये सिग्नेचर फेक हैं। तो ये प्रोसीजर उन केसेस के लिए है जो सिंपल से केसेस होते हैं जिसमें सिर्फ दस्तखत या कोई राइटिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है या उसकी हद तक इशू चल रहा होता है, तो अदालत उसको सिंपली ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती, तो कोर्ट में ही ये जो आर्टिकल 84 है इसमें जो भी प्रोसीजर दिया गया उसको अडॉप्ट करते हुए वो कंपेयर कर लेगी। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत टेक्निकल नोयत के होते हैं, तो अगर कोई ऐसा टेक्निकल केस है तो उस सूरत में कोर्ट फिर उस डॉक्यूमेंट को साइंस फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में भेज देगी। वहाँ से फिर उसकी जब रिपोर्ट आएगी तो उसकी रोशनी में कोर्ट डिसाइड करेगी। अदरवाइज़ अगर कोई सिंपल केस है तो उसको फिर इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती, इतना लंबा प्रोसीजर अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं होती और कोर्ट खुद ही उसको आर्टिकल 84 की रोशनी में खुद ही उसको डिसाइड कर देती है। तो व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।